नमस्कार। आज की कहानी है चार बहुओं वाली सास का तमाशा। थोड़ी परेशान सी रेनू अपनी देवरानी तान्या से कहती है, क्या तान्या, मैंने देवर जी को कल ही 2 बार फोन किया था कि आकर के माँ जी को ले जाएं। पूरा दिन निकल गया, लेने के लिए नहीं आए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? पिछले महीने जब माँ जी को मेरे पास आना था तो मैंने सुरेश को सुबह 8 बजे ही तुम्हारे पास लेने के लिए भेजा था। अरे दीदी, गुस्सा क्यों करती हो? वो तो माँ जी को लेने के लिए आ ही रहे थे, लेकिन अचानक से सोनू को बुखार हो गया तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अब आज तो नहीं हो पाएगा, कल माँ जी को ले जाएंगे। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो अब तो सोनू का तबीयत सही हो गया है ना? देवर जी को कहो आ करके माँ जी को लेकर जाएं। और कौन सा हम अलग शहर में रहते हैं, दोनों का एक ही तो शहर है। आगे आने जाने में कितना समय लगता है। मैं एक दिन भी माँ जी को अपने पास ज्यादा नहीं रख सकती। अगर एक दिन ज्यादा रखूंगी तो समझ लेना, जब 4 महीने बाद माँ जी का मेरे पास आने का समय होगा तो मैं एक दिन बाद ही बुलाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं इनसे बात करके बताती हूँ। बात करके बताने से तुम्हारा क्या मतलब है? देवर जी को बोलो अभी के अभी माँ जी को लेने के लिए आए। जब हम सब चारों भाइयों ने मिल बैठकर तय किया था कि एक महीने के लिए माँ जी को अपने पास रखेंगे, तो फिर मैं क्यों उन्हें एक दिन अपने पास ज्यादा रखूं? इतना कहकर रेनू फोन काट देती है और अपने से दोनों बड़ी जेठानियों को कॉन्फ्रेंस में कॉल करती हुई कहती है, देख रही हो दीदी, पूरा 1 महीना हो गया और वैसे भी यह महीना तो 31 दिनों का था। एक दिन मैंने माँ जी को वैसे ही ज्यादा रख लिया। आज 1 तारीख को सुबह सुबह देवर जी को लेने आना था, अभी तक माँ जी को लेने नहीं आए हैं। शाम के 8 बज गए, ऐसे भी कहीं होता है? फोन पर दोनों जेठानियाँ इसलिए चुप हैं क्योंकि अगले महीने उन दोनों का नंबर जो है। अरे रेनू, तू अपना देख ले क्या करना है, मुझे घर में बहुत काम है। दूसरे नंबर की जेठानी भी कहती हैं, हाँ हाँ रेनू, मेरे घर में भी आज गेस्ट आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाना है। मैं भी फोन रखती हूँ। और दोनों जेठानियाँ फोन को रख देती हैं। दरवाजे के बाहर बैठी हुई कमला जी बहू की बातों को सुनकर दुखी हो जाती हैं कि कैसे आज उनके 4 बेटों और बहुओं ने उन्हें एक महीने के लिए बांट लिया है। एक दिन अगर किसी बहू के इधर ज्यादा रह लूं तो उन्हें बोझ लगने लगती हूँ। तभी रेनू अपने कमरे से निकलती है और कमला जी को दरवाजे के पास बैठा हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इधर मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बैठी हो? लगता है छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी। शर्म नहीं आती अपनी बहू की चोरी छिपे बातें सुनते हुए? नहीं बहू, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो तुम्हारे पास किसी काम से आई थी। तुम फोन पर बात कर रही हो, उधर जमीन पर ही बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करने लगी। ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी जो तुम अपने स्टोर रूम में बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? जब मैं फोन पर बात कर लेती तब तुम मुझे बता देती क्या काम था। अब बताओ किस काम के लिए आई थी? बहू, तुमने दोपहर में मुझे खाना नहीं दिया था और ना ही मेरे हिस्से का खाना बनाया था, लेकिन अभी तक सबसे छोटा वाला बेटा मुझे लेने के लिए नहीं आया है। पता नहीं वह आज आएगा भी या नहीं। कुछ तो खाने को दे दो। सुबह बस 1 रोटी खाई थी, बहुत तेज भूख लगी है। पूरा दिन निकल गया है तो क्या हो गया, पूरा दिन निकल गया। एक टाइम खाना नहीं खाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारे शरीर को देखकर तो नहीं लगता कि तुमने खाना नहीं खाया। हट्टी कट्टी तो लग रही हो। यह लो, तुम्हारे पोते के स्कूल टिफिन से आधा आलू का पराठा बच गया था, खा लो। और तुम्हारे लिए मैं कुछ अलग से बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी तान्या से फोन पर बात हुई थी। घंटे भर में देवर जी लेने ही आते होंगे। अब उसी के घर में जाकर 56 भोग खाना। कमला जी,
टिफिन के बचे आधे पराठे को अचार के साथ खा लेती हैं। छोटे बेटे को आते आते रात के 9 बज गए। रेनू ने पहले से ही उनके सामान को एक झोले में भरकर रख दिया था। जैसे ही छोटा बेटा स्कूटर से आया, कमला जी को तुरंत दरवाजे के बाहर भेजकर रेनू ने एक लंबी सांस ली। चलो अच्छा है, बुढ़िया गई। अब 3 महीने तक आराम से पैर फैलाकर अपने घर में रहूंगी। बड़ी आशा के साथ कमला जी अपने चौथे नंबर की बहू तान्या के घर पहुंची। उधर तान्या अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। शाम को कमला जी जब अपने चौथे नंबर के बेटे बहू के घर पहुंची तो बहू ने फॉर्मेलिटी के लिए 1 कप चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी। इसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत की और अपने 5 साल के बेटे को लेकर कहने लगी, माँ जी, मैं सोनू को सुलाने जा रही हूँ। अगर इसको नहीं सुलाऊंगी तो यह सुबह स्कूल के लिए जल्दी नहीं उठेगा। अरे बेटा, अभी इतने दिनों बाद तो मैं अपने पोते के पास आई हूँ, थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दो, फिर सुला देना। माँ जी, अभी पूरे महीने तो मेरे पास हो, रुकने वाली हो तो मिल लेना अपने पोते से। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी 1 महीने तक कहीं नहीं जाने वाली हो। कमला जी को भूख तो बहुत तेज लग रही थी, क्योंकि छोटी बहू ने भी उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया था। बहू से कहा कि बहू, मुझे कुछ खाने को देती जाओ, फिर चली जाना, तेज भूख लगी है। क्यों माँ जी, आप रेनू दीदी के इधर खाना खाकर नहीं आई हैं? मैं तो सोच रही थी आप उधर ही खाना खाकर आएंगी, इसीलिए आपका खाना इधर नहीं बनाया। अगर आप इधर खाना खाने वाली थी तो एक बार फोन करवा देती। हम लोगों ने तो खाना बनाकर खा लिया है और अब तो हमारे सोने का समय हो गया है। बहू की बात सुनकर कमला जी स्तब्ध रह गईं कि आज उन्हें अपने 2 वक्त के खाने के लिए बेटे बहू के घर में 4-4 बार गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और फिर भी खाने को नहीं मिल रहा है। क्यों? कमला जी का बेटे बहू के पास रहने का अनुभव बहुत ही कड़वा था। बहू तो अपने बेटे को लेकर कमरे में सुलाने चली गई। बेटा भी अपने टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। वह खुद ही रसोई में गई। खाने के लिए देखा तो सारे बर्तन धुलकर रखे हुए थे, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें 2 ब्रेड सूखी हुई बची हुई थी। कमला जी ब्रेड को खा लेती हैं और हाल में बैठे हुए अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मुझे कौन से कमरे में सोना है? बेटा माँ का सामान लेकर ऊपर कमरे में ले जाता है। एक 10 बाई 10 का कमरा बना हुआ है, जिसमें पहले से ही इतना सामान ठूसा पड़ा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। माँ, इसी कमरे में तुम्हें सोना है। आज से यह कमरा तुम्हारा है। कमरे की हालत देखकर कमला जी कहती हैं, इसी कमरे में मैं कहाँ सोऊंगी? इसमें तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। कहाँ मैं अपने बिस्तर लगाऊंगी? अरे माँ, इसी सामान को एक दूसरे के ऊपर लाद दो, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी। अब इतना भी नहीं कर सकती, यह भी मैं करूं? लकड़ी के टूटे फूटे फर्नीचर को संदूक के ऊपर रखते हुए बेटे ने कहा, यह लो, हो गई जगह, थोड़ी सी तुम कर लेना और यह दरी रखी है, इसको बिछा लेना। बेटा, ना तो इस कमरे में कोई खिड़की है, ना ही कोई पंखा लगा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, कैसे सोऊंगी इस कमरे में? नीचे वाला एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें पंखा भी लगा है, चलो मैं नीचे कमरे में सो जाऊंगी। कमला जी की बातें नीचे खड़ी हुई तान्या भी सुन लेती है और कहती है, नहीं माँ जी, वह कमरा तो मैंने मेहमानों के लिए खाली करके रखा है। अगर उस कमरे को तुम्हें दे दिया और बाद में कोई मेहमान आया तो उसे कहाँ रुकाऊंगी? और फिर तुम्हें 1-2 दिन तो रुकना नहीं है, पूरे 1 महीने के लिए आई हो तो ऊपर ही अपनी व्यवस्था करो। और रही बात पंखे की, तो एक टेबल फैन पड़ा है, कल उसे ठीक कराकर तुम्हारे कमरे में लगवा देंगे। बेटे बहू तो आराम से अपने एसी वाले कमरे में सो गए, लेकिन कमला जी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह अपनी दरी उठाकर छत पर बिछा लेती हैं। छत पर थोड़ी गर्मी से तो राहत थी, लेकिन मच्छरों ने काट काट कर हाल बेहाल कर दिया था। सुबह 5 बजे नीचे आ गई।
थोड़ी देर तक तो वो चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बेटे को आवाज देने लगी। बेटा बहू आंखें तरड़ते हुए कमरे से निकले और चिल्लाते हुए कहने लगे, यह क्या तरीका है माँ, सुबह की नींद खराब कर दी। पहले तो सीढ़ियों के दरवाजे खोलकर इतनी तेज आवाज कर दी, तभी हमारी आँख खुल गई थी। जैसे तैसे दोबारा से सोने की कोशिश की तो आवाज देकर हमें जगा दिया। आज तो जगा दिया, कल से 6 बजे से पहले नीचे मत आना, क्योंकि हम लोग 6 बजे ही जागते हैं। बेटा, गांव में तो मैं हमेशा 5 बजे ही जाग जाती थी, तो वही आदत अभी भी है। गांव में जागती होगी, यह मेरा घर है, तो इधर तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और फिर एक दिन के लिए तो तुम नहीं आई हो, पूरे महीने भर रहना है, तो अपने आप को बदल लो। बार बार बेटे बहू के मुंह से एक महीने की बात सुनकर कमला देवी बड़ी दुखी हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि वो अपने बेटे बहू के घर में एक बोझ बनकर आई हैं, जिसे वह एक एक दिन करके काट रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उनके बहू बेटे का ही घर है। कमला जी चुपचाप से अपने बेटे का व्यवहार देख रही हैं। सबसे पहले तीसरे नंबर की बहू का व्यवहार तो देख चुकी हैं। अब वह चौथे नंबर के बहू के इधर रह रही हैं और इधर भी कुछ ऐसा ही हाल है। एक दिन कमला जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू बहुत दिनों से पालक की सब्जी नहीं खाई है, खाने का बहुत मन हो रहा है, तुम कहो तो रसोई में जाकर मैं ही बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मेरे घर में पालक कोई नहीं खाता है, ना तो मुझे पसंद है और ना ही तुम्हारे बेटे को। और रही बात पोते की, वह तो पालक को देखकर ही नाक मुंह सिकोड़ता है। इससे अच्छा है कि तुम हम लोगों के साथ ही छोले भटूरे खा लेना। बहू, छोले तो बहुत भारी होती है, उनसे मुझे पेट में गैस भी बनती है। पालक नहीं बनानी तो कोई बात नहीं, तोरी या लौकी ही बना देना, मैं उसी से रोटी खा लूंगी। बहू उनकी एक बात नहीं सुनती है और अपने हिसाब से घर में खाना बनाती है। जब खाना खाने की बारी आती है तो देखती है कि बहू ने उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर वह छोले खाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। कमला जी अपनी थाली से छोले निकालकर एक कटोरी में दूध लेकर आ गई तो बहू ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने किससे पूछकर दूध लिया है? तुम्हें पता भी है शहर में कितना महंगा दूध आता है, और दूध में सिर्फ अपने बेटे के लिए मंगवाती हूँ। दूध की कटोरी छीनकर बहू रसोई में वापस रख आती है। न चाहते हुए भी कमला जी को छोले भटूरे खाने पड़े। खा तो लिए, लेकिन जिस चीज का डर था वही हो गया, उनका पेट खराब हो गया। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए दवाई ले आना। तो बहू चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अगर तुम पहले से बीमार थी तो अपने छोटे बहू बेटे के इधर ही इलाज कराकर क्यों नहीं आई? अब इधर तो हम तुम्हें अपने पास में रखें और तुम्हारा इलाज भी कराएं। बहू की बात सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए कि अपने बेटे बहू के घर में भी वह एक गोली के लिए तरस गई। बड़ी मुश्किल से कमला जी का एक महीना अपने चौथे नंबर के बेटे बहू के घर में कटा था। उसी समय दूसरे नंबर के बेटे का फोन आता है कि इस महीने मेरे पास माँ को मत भेजना, क्योंकि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे हैं। मेरी सबसे बड़े वाले भैया से बात हो गई है, भैया भाभी घर पर ही हैं, इसीलिए माँ को अभी इस महीने उनके घर छोड़ देना। जब हम घूम के वापस आएंगे तब माँ को अगले महीने अपने पास बुला लेंगे। जब सबसे बड़े वाले बेटे को इस बात का पता चलता है तो वह कहता है, अच्छा यह भी कोई बात होती है, इस महीने माँ तुम्हारे पास आने वाली थी तो मैं अपने पास कैसे बुला लूं, और वैसे भी मेरे भी बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। पूजा और बच्चे अपने नानी के घर जाने वाले हैं, मैं अभी माँ को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, जिसकी बारी है वही माँ को अपने पास बुलाए, मैं एक महीने पहले उन्हें क्यों बुलाऊं? ऐसा कहकर बेटा फोन काट देता है। इधर चारों बहुओं में घमासान होने लगता है। सब एक दूसरे को फोन करने लगे,
जिस बहू के घर से कमला जी थी वह घबरा कर अपनी दोनों जेठानियों को फ़ोन करती है। कहती है, मुझे नहीं पता, आप दोनों जल्दी से डिसाइड करो कि अब माँ जी किसके पास आएंगी, क्योंकि कल 1 तारीख है। भाई साहब को बोल देना आकर माँ जी को ले जाएं। बहू बेटे का व्यवहार कमला जी से छुपा नहीं था। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार की वजह से वह बड़ी ही आहत थी। दुखी होकर कमरे में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपने पति को याद करने लगी। आपको गए हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। मेरा क्या दुर्दशा हो गया है। बच्चों ने अपनी माँ को एक फुटबॉल बना दिया है, जिसमें ना तो भावनाएं हैं और ना ही दिल। कमला जी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती हैं। 4 महीने पहले तक वो अपने गांव में कितने आनंद के साथ रह रही थी, कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनका घर 2 कमरों का कच्चा घर बना हुआ था, लेकिन वह बेटों के शहर के पक्के मकान से भी बड़ा सुकून देने वाला था। गांव में कमला जी के पति राम बाबू की जमीन थी। वह खेती बाड़ी खुद ही करते थे और खेती बाड़ी के पैसे से उन्होंने अपने चारों बेटों को पढ़ाया लिखाया। अपने समय पर दोनों पति पत्नी ने खूब मेहनत की, जिससे हमारे चारों बच्चों को गांव में रहकर खेती बाड़ी का काम न करना पड़े, आराम से नौकरी करे और उनकी मेहनत रंग लाई। 2 बेटे बैंक में हो गए और 2 बेटा स्कूल में अध्यापक थे। चारों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। राम बाबूजी और कमला जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। धूमधाम से अपने चारों बेटों की शादियां की। घर में बहुएं आईं। शादी होने के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ शहर को चली गई। गांव में दोनों पति पत्नी रह गए। एक बार राम बाबूजी ने कमला जी से कहा, भाग्यवान चलो, अब तो हमारे बेटे शहर में रहते हैं, हम आराम से अपने बहू बेटे के पास शहर में ही रहेंगे। तो कमला जी ने मना कर दिया कि अभी से हम बहू बेटों के पास जाकर क्या करेंगे, आराम से रहने दो। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम दोनों गांव में ही रहते हैं, क्यों बहू बेटियों को परेशान करना। कमला, मैं सोच रहा हूँ घर पूरा कच्चा है, 1-2 कमरे पक्के बनवा लूँ, फिर हम आराम से अपने पक्के घर में रहेंगे और तुम्हारे भी काम कम हो जाएंगे। इसके लिए कमला जी तैयार हो जाती हैं। बहू बेटे को जब पता चला कि माँ और पिताजी गांव में घर बना रहे हैं तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब गांव में फालतू के पैसे लगाने की क्या जरूरत है। 2 कच्चे कमरे बने तो है, तुम दोनों के लिए पर्याप्त है, फालतू का खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राम बाबूजी को एक दिन दिल का दौरा पड़ता है और वह कमला जी को दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। राम बाबूजी के जाने के बाद उनके चारों बेटे बहुए कुछ दिनों के लिए गांव आते हैं। 13वीं करने के बाद चारों बेटे आंगन में बैठकर बातचीत करते हैं कि गांव में पिताजी की जितनी जमीन है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो गांव में खेती करने वाले नहीं हैं। चारों बहुएं भी इस बात पर हामी भर देती हैं। अब बात आती है कमला जी की। हम गांव का घर और खेत को बेच देंगे, फिर माँ किसके साथ रहेगी। कहने को तो कमला जी के 4 बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे आज आंगन में बैठकर यह चर्चा कर रहे हैं कि माँ को कौन रखेगा, माँ किसके साथ रहेगी। कमला जी चुपचाप से अपने बहू बेटों की वार्तालाप सुन रही हैं। तभी तीसरे नंबर के बेटे बहू कहते हैं, ऐसा करते हैं, हम 1 महीने के लिए माँ को अपने पास रख लेंगे। वैसे भी हम 4 लोग हैं, जब एक बार रखेंगे तो 3 महीने बाद ही हमारा नंबर आएगा। सभी लोग इस बात पर सहमति दे देते हैं। लेकिन जब बेटे जमीन बेचने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पिताजी जाने से पहले जमीन माँ के नाम कर गए हैं। घर आते ही माँ पर बरसते हुए कहते हैं, माँ, पिताजी ने जमीन आपके नाम कब करवाई और हमें बताया भी नहीं। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी जबरदस्ती कुछ दिन पहले जमीन मेरे नाम कर गए। इस बात को सुनकर चारों बेटे बहुए भड़क जाते हैं।
लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए सभी लोग यह डिसाइड करते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है। माँ को एक महीने के लिए अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद दिवाली पर आएंगे और माँ के नाम जो ज़मीन है उसको बेचकर हम चारों भाई आपस में पैसे बांट लेंगे। और सबसे पहले कमला जी को उनके तीसरे नंबर के बेटे बहू अपने साथ ले गए। अभी वह चौथे नंबर के बेटे बहू के घर में हैं, जहाँ पर उनका एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। अपनी आंखों के बहते सैलाब को पोंछकर कमला जी सोचती हैं कि अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है और बेटे बहू के घर में अगर इस तरह से रहना पड़ा, यह तो नरक से कम नहीं है। इस तरह की पाबंदी है, ना तो बहू समय से खाना देती है, ना ही कोई घर में मुझसे बात करता है। कोई मेरा दर्द पूछने नहीं आता कि तुम्हें क्या तकलीफ है। अकेले कमरे में बैठी आंसू बहाती रहती हैं, लेकिन बेटे बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नीचे से बहू की आवाज आती है, अरे माँ जी, ऊपर ही बैठी रहोगी क्या? अपना सामान लेकर नीचे आ जाओ। कमला जी अपना सामान लेकर नीचे आई तो देखा नीचे तो उन्हें कोई भी लेने नहीं आया है। बहू, बड़ा बेटा तो अभी तक लेने नहीं आया, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? नहीं आए हैं तो क्या, आपको मैं इधर से भेजने की व्यवस्था कर दूंगी। पूरा 1 महीना हो गया है, अब तो आपके उनके घर जाना ही पड़ेगा। अजी, जाइए माँ जी को छोड़ आइए। बहू के बात सुनकर कमला जी कुछ नहीं कहती, बस उनकी आंखों में आंसू आ गए। 4 बेटे बहुए के होते हुए भी आज उनकी क्या हालत हो गई है। जब बेटे पैदा हुए थे तो सभी लोग यही कहते थे कि बुढ़ापे पर तुम राज करोगी। क्या यही राज होते हैं? खैर, कमला जी अपने छोटे बेटे के साथ सबसे बड़े बेटे वाले के घर पहुंच गई। देखा तो बड़ी बहू मायके जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चे भी तैयार होकर घूम रहे थे। पता तो उन्हें पहले ही चल गया था कि देवर जी माँ जी को लेकर इधर आने वाले हैं। उन्होंने भी बाहर वाला कमरा उनके लिए साफ कर दिया था। बड़ी बहू मीना कहती है, माँ जी, तुम्हारे लिए बाहर वाला कमरा साफ कर दिया है, तुम्हें उसी में रहना है। कमला जी अंदर पूरा घर देखती हैं, क्योंकि बड़ी बहू का घर बहुत बड़ा था, लेकिन ज्यादातर कमरों में ताले पड़े हुए थे। बेटा, तुमने घर में ताले क्यों लगाए हैं? माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ तो घर में ताले लगा कर ही जाऊंगी। बहू, अब तो मैं इस घर में आ गई हूँ, पूरे घर को देखती रहूंगी। बहू कहती है, तो तुम्हारे लिए ही ताला लगाकर जा रही हूँ, मेरे पीठ पीछे पूरे घर में घूमती फिरोगी। कमला जी अपमान का घूंट पी कर रह गईं। थोड़ी देर बाद कमला जी रसोई में गईं तो रसोई का ज्यादातर सामान खत्म था। थोड़े से चावल और आटा पड़े हुए थे। बहू, रसोई में ज्यादातर सामान तो खत्म हो गया है, मैं क्या बनाकर खाऊंगी? और फिर मायके तुम और बच्चे ही जा रहे हो, बेटा और हम तो इधर ही रहेंगे, तो 2 लोगों का खाना कैसे बनेगा? माँ जी, इनको तो मैंने बोल दिया है, ऑफिस की कैंटीन में ही नाश्ता करेंगे और खाना खाएंगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए थोड़े से चावल आटा और दाल पड़े हुए हैं, दाल रोटी और दाल चावल बनाकर खाती रहना। 10 दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, तभी रसोई का सामान खरीदूंगी। अभी खरीद के जाऊंगी, खा पी के सारा चट कर जाओगी। इतना कहकर बहू बैग उठाकर मायके के लिए चली गई। बहू के जाते ही एक दिन कमला जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, जब से गांव से आई हूँ 2 ही साड़ी पहन रही हूँ, उनमें से एक साड़ी कील में उलझ कर फट गई है, मुझे एक नई साड़ी दिला दो। बेटा झल्लाते हुए कहता है, वैसे ही घर में इतने खर्च हैं, ऊपर से तुम्हें साड़ी दिलाऊं, यह सब मुझसे नहीं होगा। कमला जी सोचने लगती हैं कि बेटों के पैदा होने पर जहाँ मैं इतराती थी कि मेरे 4 बेटे हैं, मुझे हाथों पर रखेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन इधर तो 4 बेटे होने के बाद भी एक माँ उनके लिए भारी पड़ रही है। एक माँ को 2 वक्त का खाना खिलाने में बेटों के पसीने छूट रहे हैं, जबकि मैंने 4 बेटों को पाल लिया। नौकरी पेशा होते हुए भी
बेटे एक बूढ़ी माँ को नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए एक दवाई या एक साड़ी लाने में भी आनाकानी करते हैं। अब बहुत हुआ, यह सब कुछ सहन नहीं करूंगी। मैंने एक एक महीने 3 बेटों बहुओं के पास रह कर देख लिया, अब मुझे चौथे के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबका व्यवहार मुझे समझ में आ गया है, अब मैं बहू बेटों का अपमान सह कर नहीं रहूंगी। कमला जी एक निर्णय लेती हैं। सबसे बड़े वाले बेटे बहू के पास कमला जी का 1 महीना बड़ी ही मुश्किल से कटता है और महीने के अंत में फिर से बहुएं आपस में फोन करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सांस नहीं आफत आ रही हो। लेकिन कमला जी अपने बेटे बहू के पास नहीं जाना चाहती हैं। माँ, आज तुम तैयार रहना, 1 महीना पूरा हो गया है, अब आपको दूसरे बेटे के घर जाना है। नहीं बेटा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जाओगी? जब हम सब ने तय किया है कि 1 महीने सबके पास रहोगी, तो तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत क्या है? कमला जी बड़ी ही सोच समझकर जवाब देती हैं। अगर उन लोगों से अभी कुछ कहा तो गुस्सा करेंगे और फिर उन्होंने तो जो सोचा है वह नहीं कर पाएंगी। इसीलिए वह शांत होकर कहती हैं, बेटा मैं सोच रही हूँ, गांव का घर बहुत दिन से खाली पड़ा है, दिवाली का समय भी आ रहा है, घर और आंगन में बड़ी बड़ी घास उगाई होंगी, जाकर घर की साफ सफाई कर लूंगी। फिर अगले महीने दिवाली पर तुम लोगों को भी तो आना है, तो घर साफ सुथरा रहेगा, रहने में आसानी होगी। इस बात के लिए सभी तैयार हो जाते हैं कि अच्छा है, माँ को नहीं रखना पड़ेगा, गांव में जाकर रहेंगी। जल्दी से बेटा माँ को गांव छोड़ आता है। गांव में अपने कच्चे घर में जाकर कमला जी को एक सुकून की सांस लेती हैं और समझ में आ जाता है यही उनका असली घर है। इस 1 महीने में कमला जी बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। गांव की जमीन जो कि उनके पति उन्हीं के नाम पर कर गए थे, उसी में से 5 बीघा जमीन को बेच देती हैं और उन पैसों से वह कच्चे कमरों के सामने ही आंगन में बहुत सारी जगह पड़ी है, वहां पर वह अपने लिए 2 कमरे बनवाती हैं जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं। गांव में लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, इसीलिए एक इन्वर्टर भी अपने लिए खरीद लिया, कमरे में एसी भी लगवा लिया, दूसरे कमरे में कूलर भी लगवाया था। कमला जी ने गांव में अपना ऐसा घर बनवाया था कि उनके अकेले के लिए पर्याप्त था और बहू बेटों के घर से ज्यादा अच्छा था। इन सारे कामों में पूरा 1 महीना कब निकल गया कमला जी को पता ही न चला। दिवाली के 4 दिन पहले ही बेटों का फोन आया कि हम चारों भाई गांव आ रहे हैं, तुमने तो घर की साफ सफाई भी कर ली होगी, हमारे रहने का इंतजाम भी कर लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है गांव में बच्चों को एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। अब तुम्हारी जमीन बेचने का काम करना है तो हफ्ते भर का समय तो लगेगा ही। दिवाली पर वैसे भी हम सबकी छुट्टियां हैं, तो पूरे हफ्ते की छुट्टियां लेकर गांव आ रहे हैं। कमला जी कुछ नहीं कहती हैं। अगले ही दिन बेटे बहू गांव आ गए और गांव में जब उन्होंने पूरा 1 मंजिला पोर्शन बना हुआ देखा तो चिल्लाते हुए कहा, यह कमरा किसने बनवाया है और इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा था तो हमें नहीं दे सकती थी क्या? गांव में फालतू का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? कमला जी की कड़क आवाज में कहती हैं, मैंने 5-5 बीघा जमीन बेच दी और उसी के पैसों से अपने लिए यह घर बनवाया है और उसमें सारी सुख सुविधाओं लगवाई है। देख लो, मेरे घर में एसी से लेकर कूलर तक सारी चीजें हैं, कोई कमी नहीं है। क्या माँ, तुमने जमीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमीन बेचने की? क्यों बेटा, जमीन मेरे नाम थी और मुझे पक्के कमरे की जरूरत थी। मुझे अब उन कच्चे कमरों में नहीं रहा जाता, क्योंकि बरसात के समय में उनमें पानी टपकता है। इसीलिए मैंने अपनी जमीन बेचकर अपने लिए यह छोटा सा घर बनवा लिया। तुम्हें इसमें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम लोगों से तो पैसे नहीं लिए, तुमने यह सही नहीं। चारों बेटे बहू कमला जी पर भड़कने लगते हैं।
कमला जी साफ साफ शब्दों में कह देती हैं, तुम्हारे पिताजी जमीन मेरे नाम करके गए थे। जमीन मेरी है, मैंने बेच दी। तुम लोग इसमें मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि कमला जी मन में कहीं न कहीं बहू बेटे के व्यवहार से इस कदर से दुखी थी। जब भी वह बहू बेटों के पास रहने के समय को याद कर लेती, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। इसीलिए गांव आकर उन्होंने सोच लिया था कि जब मेरे पति मेरे लिए इतना सोचा है तो मैं उनकी सोच पर पानी नहीं फेर सकती हूँ। उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए इतना कुछ सोचा, तभी तो जमीन बुढ़ापे पर मेरे नाम कर गए। और वह अपने कमरे में चली जाती हैं। पीछे से बेटे अपना अपना सामान पक्के कमरों में रखने लगते हैं और कहते हैं, माँ दूसरे कमरों में ताला क्यों लगाया हुआ है, इसको भी खोलो। कमला जी कहती हैं, यह घर तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया है, जाओ सामने कच्चे कमरे बने हुए हैं, उसी में जाकर के रहना। क्यों माँ, आप पक्के कमरों में रहोगी और हम उन कच्चे कमरों में जाकर रहेंगे? क्या समझ रखा है हमें? कमला जी कहती हैं, वही जो तुम सब ने मुझे समझा था। जब तुम्हारे घर में मैं गई थी तो तुमने मुझे भी स्टोर रूम सोने के लिए दिया था। खुद एसी वाले कमरों में खुद जाके सो जाते थे और मुझे ऊपर के स्टोर रूम में मच्छर काटते थे, वह सोने के लिए देते थे। तो आज जब तुम लोग मेरे घर आए हो, मैं तुम लोगों को स्टोर रूम नहीं दे रही, बल्कि कच्चे कमरे जो कि साफ सुथरे हैं और उस जिसमें बैठने की और लेटने की जगह है वह दे रही हूँ। जा करके अपना सामान उधर ही जमा लेना। अरे माँ, क्यों फालतू की बातें करने में लगी हुई हो? बड़े बेटे ने कहा, चलो कमरे में ना सही, दूसरे वाले कमरे में ताला लगा है, उसकी तो चाबी दे दो। नहीं बेटा, वह कमरा मैंने आने जाने वाले मेहमानों के लिए रखा है, तुम लोगों के लिए नहीं खोलूंगी। माँ के तेवर देखकर बहू बेटे दंग रह गए, लेकिन माँ की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने घर में माँ को इसी तरह से रखा था। अपनी छोटी सी पक्की रसोई से कमला जी खाना बनाकर खाने लगी। साथ में अपने छोटे छोटे नाती पोतों को भी बुला लिया। बहू बेटे जब खाने के लिए उनके पास आए तो कमला जी ने कहा, मैंने तो खाना सिर्फ अपने लिए बनाया था, तुम लोग अपना खाना देख लो। वैसे भी कच्चे वाले कमरे में एक तरफ चूल्हा बना हुआ है, अगर तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना आता है तो अपने लिए खाना बना लो। मैं अपनी रसोई में तुम लोगों को खाना नहीं बनाने दूंगी। अब क्या करते, गांव में आए थे पिताजी की जमीन को बेचने के लिए, लेकिन इधर तो कुछ और ही हो गया। भूखे पेट तो सो नहीं सकते थे। माँ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन कमला जी ने अपनी रसोई में बहुओं को खाना नहीं बनाने दिया। जैसे तैसे उन सभी ने अपना पेट भरा, लेकिन रात में मच्छरों ने काटकर चारों बहू बेटों का हाल बुरा कर दिया। बहू बेटों को इस तरह से परेशान देखकर एक पल को कमला जी को लगा कि वह अपने बहू बेटों के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। उन्हें अपने बगल वाले कमरे में ही बुला लेते हैं, लेकिन दूसरे पल उन्हें बेटे बहू का व्यवहार याद आ जाता है जो उन लोगों ने अपने घर में कमला जी के साथ किया था। वह वापस से अपने कदम पीछे खींच लेती हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है कि कमला जी के चारों बहू बेटे आए हैं, तो उनसे जाकर मिलने लगते हैं। कहते हैं, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गए, अब दिवाली करके ही जाना। तीज त्योहार अपनी माँ के साथ ही किया करो, क्योंकि अब तुम्हारी माँ इधर अकेले रह गई है। अब जब चार लोगों ने इस तरह से कहा, और वैसे भी वह सभी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आए थे, वापसी के टिकट भी करा के आए थे, इतनी जल्दी वापस भी नहीं जा सकते थे। तत्काल में भी टिकट कराने की कोशिश की तो दिवाली की छुट्टियों की वजह से अवेलेबल ही नहीं था। मन मार के उन सभी को घर में रुकना पड़ा। कमला जी को सुबह 5 बजे ही उठने की आदत है। वह सुबह 5 बजे उठ गई और अपने भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। पूजा करने के बाद उन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज से बहू बेटे सभी जाग गए और चिल्लाते हुए आंगन में आए, क्या माँ,
बड़ी मुश्किल से तो नींद आई थी और तुमने शंख बजाकर जगा दिया। इतनी सुबह सुबह शंख कौन बजाता है? कमला जी कड़क आवाज में बेटों से कहती हैं, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। जब तुम्हारे घर में मैं 5 बजे उठी थी तो तुमने मुझे 5 बजे उठने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे घर में मैं मेरे हिसाब से उठूंगी और मेरे घर में तुम लोगों को भी हमारे हिसाब से ही उठना पड़ेगा। कमला जी की बात सुनकर बेटे चुप हो गए, क्योंकि उनके पास माँ की बात का कोई जवाब नहीं था। सुबह होते ही कमला जी तैयार होकर बाजार जाने लगी तो बेटों ने पूछा, कहाँ जा रही हो और तुमने कमरों में ताला क्यों लगा दिया? ताला लगा कर जाने की क्या जरूरत है? हम कोई चोर नहीं हैं जो तुम्हारे घर में चोरी कर लेंगे, और फिर यह घर मेरा भी तो है। क्यों बेटा, मेरा घर तुम्हारा है और तुम्हारा घर मेरा नहीं है। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी पत्नी भी तो सारे कमरों में ताला डालकर अपने मायके गई थी। तब तो तुमने नहीं लगा कि मेरा घर माँ का घर भी हो सकता है। कमला जी अपने बेटों को चुन चुन कर सबक सिखा रही थी, क्योंकि इन 3 महीनों में बहू बेटों ने उन्हें एक एक रोटी एक एक कपड़े के लिए तरसा दिया था। खून के आंसू रोई थी वह अपने बहू बेटे के घर में। बाजार से आने के बाद कमला जी बहू बेटों को अपना सारा सामान दिखाते हुए कहती हैं, यह देखो पूरे 5,000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई हूँ। 5,000 सुनकर बेटे भड़कते हुए कहते हैं, माँ जी इतनी महंगी साड़ी लाई हो? बुढ़ापे पर इतनी महंगी साड़ी पहनकर तुम्हें क्या करना है? पूरी जिंदगी तो इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने जो आप खरीद कर लाई हो। शर्म नहीं आती है फालतू के पैसे बर्बाद करते हुए? कमला जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को एक साड़ी के लिए मना करते हुए? अपने लिए लाखों खर्च कर लोगे, लेकिन मेरे लिए एक साड़ी लाने के लिए तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था। भला हो मेरे पति का, जो दूर की सोच कर मेरे नाम जमीन कर गए हैं। कम से कम बुढ़ापे पर आराम से रहूंगी और मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अगर मेरे हाथ में पैसे होंगे तो आराम से रहूंगी। उन पैसों के दम पर मैंने सारी सुख सुविधाएं समेट ली है और जरूरत पड़ी तो किसी को भी पैसे देकर अपनी सेवा करा लूंगी। माँ की बातें सुनकर बेटे बहुओं के होश उड़ गए, क्योंकि 2 दिन से वह अपनी माँ का जो बदला हुआ व्यवहार देख रहे थे वही उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्हें समझ में आ जाता है कि माँ से लड़ने में नहीं बल्कि मिलकर चलने में भलाई है। माफी मांगते हुए सभी कहने लगते हैं, माँ माफ कर दो, हमारे साथ शहर चलो। अब हम तुम्हें शहर में बहुत अच्छे से रखेंगे, तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। अब शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मुझे शहर जाने की आवश्यकता क्या है? मैंने शहर को ही अपने गांव में बुला लिया। बताओ मेरे घर में क्या कमी है? और अब यह हाल हो गया है कि हर 2 महीने में कोई न कोई बेटा अपने बच्चे और पत्नी को लेकर माँ के पास गांव आया करता, उनको खाना बनाकर खिलाकर उनकी सेवा करता, और उसके बदले में कमला जी उनकी खेती से जो पैसे आते उसमें से थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देती। तो दोस्तों, अगर बुढ़ापे तक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाने के लिए आप उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।